अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर फैजान गुराया। आज हम बात करेंगे FIN 622 के की जो असाइनमेंट आई है उसके हवाले से। इस असाइनमेंट के अंदर उसने हमें एक तो ये डाटा दिया है, ये सब डाटा मैंने असाइनमेंट से कॉपी किया। ये पैराग्राफ, ये टेबल उसने दिया है और साथ में उसने कहा है कि कास्ट ऑफ इक्विटी फाइंड करें, बैक फाइंड करें, और तीसरी ये बताएं कि कौन सी कंपनी किस हद तक रिस्की है या कितना प्रॉफिट कमा रही है, जो कौन सी बेहतर है, ये हमें बताना है। इसके अंदर उसने हमें मार्केट शेयर दिया है, दोनों कंपनीज का मार्केट प्राइस दी है, रिसेंट पेड डिविडेंड दिया है। ये पेड डिविडेंड जो है, ये डी नॉट होता है। डी नॉट जेन में रखिएगा, आगे बताता हूँ क्यों। कांस्टेंट ग्रोथ है दोनों की। फिर डेट टू इक्विटी रेशियो है, इसका मतलब ये है कि इस कंपनी ए का 40% डेट है, 60% इक्विटी है। कंपनी बी का 55% डेट है, 45% इक्विटी है। दोनों कॉस्ट ऑफ डेट दिया है और टैक्स रेट दिया है। मैंने आपको बताया कि उसने बैक भी कैलकुलेट करने के लिए कहा है सेकंड ऑप्शन में। अगर हम बैक कैलकुलेट करना चाहें तो बैक के लिए हमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी हमारे पास होनी चाहिए। ये है जी कॉस्ट ऑफ इक्विटी। इसके लिए हमें उसकी ऑप्शन वन पे, रिक्वायरमेंट वन पे जाना है कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करने के लिए। अकॉर्डिंग टू गिवन डाटा हम यहाँ पे जॉर्डन ग्रोथ मॉडल का यूज करेंगे, जिसका फॉर्मूला होता है D1/I - G। और ये यूज होता है प्राइस फाइंड करने के लिए, स्टॉक मार्केट प्राइस। अब यहाँ जो कि मार्केट प्राइस गिवन है, आई गिवन नहीं है, तो हम आई फाइंड करने के लिए फार्मूले को रीअरेंज करेंगे तो D1/P+G आ जाएगा। अब D1 जो मैंने आपको बताया कि जो गिवन है वो डी नॉट है। तो D1 कैसे कैलकुलेट होता है? D1 में हम क्या करते हैं, D0 × 1 + G कर लेते हैं। उसमें ग्रोथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, यानी ग्रोथ उससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये मैं ग्रोथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मैं D1 आ जाएगा। जी मैंने साथ ऐड किया और नीचे प्राइस है। जब इनको मैंने कैलकुलेट किया तो मेरा जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकली वो 19.35% कंपनी ए की निकली और 16.51% कंपनी बी की। इसका ग्रोथ भी कम है, इसका डिविडेंड भी कम है, मार्केट रेट भी कम है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी कम है। बैक की तरफ चलेंगे तो ये हमारा बैक का फॉर्मूला है E/V, इक्विटी ओवर टोटल वैल्यू ऑफ द कंपनी मल्टीप्लाई कॉस्ट ऑफ इक्विटी, प्लस D/V, ये डेट है, ओवर वैल्यू ऑफ द कंपनी मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ डेट, और इसमें से टैक्स माइनस करेंगे। अगर आपके जेन में कंपनी की इनकम स्टेटमेंट हो तो टैक्स जो है वो इंटरेस्ट माइनस होने के बाद माइनस होता है। तो इसका मतलब है हमारे पास जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकलती है वो टैक्स एडजस्टेड है, जबकि डेट जो है वो टैक्स एडजस्टेड नहीं होता। तो हमें जब दो चीजों को कंपेयर करना होता है तो उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो सेम करना बड़ा जरूरी है। इक्विटी जो कि टैक्स एडजस्टेड है, या तो इक्विटी में टैक्स ऐड कर लें तो फिर वो एक्यूरेट आपके पास कॉस्ट नहीं निकलेगी क्योंकि उसमें टैक्स शामिल होगा। इसलिए फिर हम डेट में से भी टैक्स माइनस कर लेते हैं ताकि हम एक्यूरेट वैल्यू फाइंड कर सकें। जब हमने कंपनी ए पे इम्प्लीमेंटेशन की तो मैंने बताया था कंपनी ए की इक्विटी 60% है और डेट 40% है, तो मैंने डायरेक्टली इनकी परसेंटेज ले ली है। फार्मूला लिखा है लेकिन जो कि परसेंटेज गिवन थी तो मैंने डायरेक्टली पे ही ले ली। इसको मैंने इक्विटी से मल्टीप्लाई किया, कॉस्ट ऑफ इक्विटी से। डेट को मैंने कॉस्ट ऑफ डेट से मल्टीप्लाई किया लेकिन उसमें से टैक्स माइनस कर दिया, तो मेरे पास जो वैल्यू आई 15.8% आई, कंपनी ए का बैक आया। तो ये कॉस्ट ऑफ कंपनी की कॉस्ट है। ठीक है, ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, कॉस्ट ऑफ डेट नहीं है, ये ओवरऑल कॉस्ट है। और ये कंपनी बी का है। अब देखें कंपनी ए की कॉस्ट जो है वो ज्यादा है, यानी कि रिटर्न रेट इसे भी कह सकते हैं आप, रिटर्न रेट ज्यादा है कंपनी ए का, तो कंपनी ए जो है वो मोर प्रॉफिटेबल है। हाँ, ये थोड़ी सी ज्यादा रिस्की होगी, लेकिन अगर आप इनका कैपिटल स्ट्रक्चर देखें तो कंपनी बी का कैपिटल स्ट्रक्चर ज्यादा रिस्की है, कंपनी बी का डेट ज्यादा है एज कम्पेयर टू इक्विटी। कंपनी स्टैंडर्डाइज को फाइन फॉलो नहीं कर रही, तो इन दोनों लिहाज से कंपनी ए जो है वो ज्यादा बेहतर है एज कम्पेयर टू कंपनी बी। यहाँ पे यही बातें लिखी हैं, इनको अपने अल्फाज में लिखिएगा। ठीक है, इस पैराग्राफ को असाइनमेंट में लिखने की जरूरत नहीं है। और सेकंड थिंग, ये जो मैंने यहाँ पे बटे यूज किए हैं, इक्वेशंस यूज किए हैं, ये इक्वेशंस अब वर्ड में इजीली लिख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर वीडियो का लिंक दे दूंगा जिसके अंदर मैंने ये एलेबोरेट किया हुआ है कि किस तरह हम इक्वेशन लिखते हैं MS वर्ड के अंदर, बगैर यूज ऑफ मैथ टाइप सॉफ्टवेयर यूज किए बगैर हम MS वर्ड में किस तरह से हम इक्वेशन लिख सकते हैं, वो बताया हुआ है।
तो आप उसको यूज कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, और जाने से पहले जो जो स्टूडेंट्स चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज।